अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अस्करी क़यादत से एक मुलाकात का तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अब मुसलसल मज़ीद मुलाकातों के दावे सामने आ रहे हैं। RDG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ARY से बात करते हुए दावा किया कि नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दरख्वास्त करके आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की, जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक बातें हुई, जिस पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि कानूनी मामलात अदालतें देखेंगी और सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल होंगे। एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर होने वाली मुलाकात पर अभी तक वजाहतें पेश कर रही है, जबकि इससे पहले वफाकी वजीर शेख रशीद ने एक और मुलाकात का दावा किया और कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर होने वाली मीटिंग से पहले भी एक मुलाकात हुई। उन्होंने दावा किया कि एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ और DGISI से 1-on-1 मुलाकात की। एहसन इकबाल ने इस मुलाकात की तरदीद की और कहा कि कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई थी। अब खुद DGISPR कह रहे हैं कि नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मुलाकात की, मगर आज जब अदालत में मरियम नवाज पेश हुई तो उन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मुलाकात हुई, इस पर क्या कहा, ये जरा देखिए। मरियम, ये बताएंगी जो डिनर हुआ है GHQ में, क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से हुआ था? डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ। लेकिन ना इन इश्यूज़ पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, जो बात मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि बल्तिस्तान पर नहीं जाना चाहिए सियासी क़यादत को, ना उन्हें बुलाना चाहिए, आप तो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बात करने चले गए आर्मी चीफ से। 2 मुलाकातें आपकी दरख्वास्त पर हुई और आर्मी चीफ ने आपको ये कहा कि भाई जो लीगल मामलात है अदालत देखेंगी, सियासी मामलात पार्लियामेंट देखेगी। तो प्रिसाइजली जो बात मरियम नवाज कर रही है वो आर्मी चीफ ने आपको कह दी थी जब आप गए मामला लेके। शाहजेब, बिल्कुल ऐसे नहीं है। इसका तासुर मेरा ख्याल है एक चीज़ तो DGISPR ने ये नहीं कहा कि मैंने कोई रिलीफ मांगा, और मैं आपको ये बता दूं इसका बैकग्राउंड क्या है। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा के साथ मेरे पर्सनल ताल्लुकात तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसे के हैं, 40 साल से ज़्यादा, स्कूल और कॉलेज और उसके बाद तमाम अरसा। और ज़ाहिर है ऑल थ्रू हिज़ कैरियर और मेरे कैरियर में मुख्तलिफ़ औकात में उनसे मुलाकातें भी रही हैं, फैमिली के लेवल भी रही हैं, खाना पीना भी होता रहा है। सो एक तो ये है कि देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट कि जी ये मेरी मुलाकात। दूसरी बात ये है कि बावजूद इसके कि मेरे उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, जितनी भी मुश्किलात आई PMLN पर मियां नवाज शरीफ के हवाले से, डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, केसेस के हवाले से, मरियम नवाज के जेल टर्म के हवाले से, केसेस के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के दूसरे, उसे नेवर एवर अप्रोच्ड हिम। और उसमें सिर्फ वजह यही थी कि बिल्कुल मैं तो यकीन ही इस चीज़ पर रखता हूँ कि जी फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमें अपनी जंग खुद लड़नी है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। 2018 के इलेक्शन में शदीद भरपूर अंदाज में मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई, कभी कंप्लेंट नहीं की, कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। और वो इस वजह से नहीं की शाहजेब कि जाहिर सी बात है उनकी एक सेंसिटिव पोजीशन है और मैं एक उस पार्टी का नुमाइंदा हूँ जो ऑन द रिसीविंग एंड रही है पिछले 2-3 साल में। एक तो ये इस सेंसिटिविटी को रखते हुए मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या था। लास्ट ईयर दिसंबर या जनवरी में, या इस साल जनवरी में असद उमर के बेटे का वलीमा था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। वहाँ सबके सामने जितने प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और मिनिस्टर्स भी थे, शेख रशीद साहब भी मौजूद थे, परवेज़ खटक भी थे, और भी दूसरे शाह महमूद कुरैशी भी थे। सबके सामने एक बड़े अच्छे तरीके से उनसे सबसे ज़्यादा मुलाकात हुई, बिकॉज मैं उनको सबसे ज़्यादा जानता हूँ इमरान खान और बाकियों के मुकाबले में। और उन्होंने कहा आप कब आ रहे हैं इस्लामाबाद? तो मैंने कहा अगले हफ्ते या अगले महीने आऊँगा। तो उन्होंने कहा था फिर मुलाकात होनी चाहिए, बिल्कुल सबके सामने। फिर आपको पता है कोरोना आ गया और वो फिर ये डिले होता चला गया। इस सारे अरसे के दौरान जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान के हवाले से,
पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से। आपको पता है मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है मईशत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से। तो एक एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड एक मैंने बिल्कुल ये समझा कि आई मस्ट ब्रीफ हिम फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट what I think is the state of affairs as far as the economy of Pakistan is concerned and what are the governance issues, और आगे आइंदा आने वाले महीनों और वो बिजनेसमैन वगैरह से मुलाकातें भी करते रहे हैं। तो मैं बिल्कुल अपना इनपुट देना चाहता था। और मेरा ओपनिंग शाहजेब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जब सलाम दुआ के बाद जब बैठे तो मैंने उनको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में ये कहा कि मैं यहाँ कोई रिलीफ नहीं लेने आया, ना ही पर्सनल, मेरा तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा इशू चल ही नहीं रहा पर्सनल, ना ही कोई पार्टी के लीडर का, ना शहबाज शरीफ साहब का, ना मरियम नवाज़ का, ना मियाँ नवाज शरीफ का, और मुझे किसी ने नहीं भेजा। ये दो चीज़ें मैंने बड़े क्लियरली बताई और रिपीटेडली बताई कि मैं कोई रिलीफ नहीं लेने आया। और ज़्यादा जो डिस्कशन थी वो मईशत के हवाले से थी और मेरा इनपुट था कि मैं क्या समझता हूं। मगर जुबैर साहब, अब मसला है कि आमतौर पर पाकिस्तान में तारीखी तौर पर सियासतदान ऑपोजिशन में होते हुए आर्मी चीफ से मुलाकात में यही कहते रहे कि मईशत का दिवालिया निकल गया है जब भी वो हुकूमत के हवाले से इंटरवेंशन की बात करते हैं। आपने भी मईशत के हवाले से बात की। दूसरी बात ये कि अगर आपने नहीं बात की तो DGISPR क्यों कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आपने बात की? आर्मी चीफ ने कहा कि लीगल मसाइल अदालतों में हल होंगे, सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे। मईशत के दौरान ये एक बात क्यों करनी पड़ गई उनको, आप मरियम नवाज के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से? मेरा ख्याल है जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा ना कि ऑपोजिशन के लीडर्स जाके फौज से बात करते थे, वो उस ज़माने की बात है जब वो ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से फौज से इंटरवीन करके कोई तख्ता करते। तो मेरा तो कोई ऐसे ना कोई इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं हुई, और ना ही मैंने ये कहा कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं रोल प्ले कर रहे हैं, नॉट इवन वंस। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल क्लियर किया कि एस PMLN हमारा मुकाबला है PTI के साथ या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इस वक्त हुकूमत में PTI है। जो आप कह रहे हैं ना इकॉनमी, मैं ऐसे इकॉनमी के बारे में बात नहीं करता, आदादो शुमार के साथ बात करता हूँ, चाहे वो कर्जों की बात थी, महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी या दूसरे जो आपकी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज पे डाउट नहीं है, आपकी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज है, आप उन चंद लोगों में से जो मईशत को समझते हैं। मगर इस इकोनॉमी में मरियम नवाज और नवाज शरीफ कहां से आए कि आर्मी चीफ को कहना पड़ा कि अदालतों के मामला अदालतों में हल होंगे और सियासी मामला पार्लियामेंट में हल होंगे? जी अच्छा, एक तो मैं वजाहत कर दूं कि जो पहली मुलाकात थी उसमें DGISI नहीं थे, ठीक है। दूसरी मुलाकात में थे और वो मेरे कहने पर नहीं थे। DGISI ने रिपीटेडली 3-4 दफ़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उठते हुए भी ये कहा कि आप व्हाट आर यू आस्किंग, दिस इज स्पेसिफिकली व्हाट आर यू आस्किंग। आई सेड आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग। अच्छा, अगर पहली मुलाकात में जो मरियम नवाज के हवाले से बात, मगर एक सवाल है, आपने कहा कि पहली मुलाकात में DGISI नहीं थे, कर दूं, दूसरी मुलाकात में थे। दिसंबर 2019 में शादी हुई है असद उमर साहब के बेटे की। उसके बाद कोरोना पाकिस्तान में मार्च वगैरह में लॉकडाउन हुआ है, आपने कहा था अगले हफ्ते जा रहा हूं, आप नहीं गए। अगस्त में आपकी मुलाकात होती है 1 अगस्त के आखिरी हफ्ते में, फिर सितंबर के पहले हफ्ते में आपकी एक और मुलाकात होती है। इस टाइमलाइन में दो चीज़ें जो हुई हैं वो ये कि अगस्त में पेश हुई हैं, मरियम नवाज को नैब ने तलब कर लिया था, और 1 सितंबर को नवाज शरीफ साहब की हेयरिंग थी। तो या तो आप मिले ही नहीं थे आर्मी चीफ से, और मिले हैं तो अचानक 10 दिन के अंदर 2 मुलाकातें हुई हैं। पहली में DGISI नहीं थे, दूसरी में DGISI थे। पहली मुलाकात में आपने ऐसी क्या बातें की कि दूसरी में उन्हें DGISI के साथ बैठना पड़ा? ये टाइमलाइन मरियम नवाज को तलब करने की, नवाज शरीफ साहब का केस वापस लगने की, सब मिल रही है साथ। शाहजेब, आप बहुत एक्सपर्ट हैं। आपने कहा दिसंबर 2019 में असद उमर के बेटे का वलीमा हुआ था। पिछले 2-2.5 साल में मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो हर महीने, हर 10 दिन के बाद केसेस होते हैं। सो अगर मैं कोई जुलाई 2019 में मिलता तो आप कहते कि जी ये तो मरियम का केस लग रहा था। तो मरियम और नवाज शरीफ के तो केस या शहबाज शरीफ के केस में तो कोई वो गुंजाइश है ही नहीं। सो मैं जब भी मिलता पिछले 2-2.5 साल में, वो आप उसको रिलेट कर सकते थे कि देखे ना, ज़्यादा रेलेवेंट तो ये था कि डिस्क्वालिफिकेशन हुई मियां नवाज शरीफ की, डैट वाज अ मेजर इवेंट। फर्स्ट टाइम उनके ऊपर रेफरेंसेस दायर किए, डैट वाज अ मेजर इवेंट। फर्स्ट टाइम उनकी इम्प्रिजनमेंट हुई जुलाई 2018 में, फिर इलेक्शन हुए 2018 जुलाई में। दोज वर रेलेवेंट, फार मोर रेलेवेंट एस्पेक्ट्स के जी पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप इतने अरसे खाने पर भी मिलेंगे और बैठेंगे और गप्पे मारेंगे
तो आपसे मैं भी मिलूंगा शाहजेब, तो मैं अगर आपसे मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात करूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं आपसे रिलीफ मांग रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं शाहजेब कि आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस थिंग। मगर फिर मुझे ये बताइए ना कि आप ज़ाहिर मैं क्योंकि रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं हूँ, दूसरी तरफ आप आर्मी चीफ से मिल रहे हैं और दूसरी मुलाकात में DGISI भी मौजूद हैं और आप इतना अरसा नहीं मिले। नहीं, तो एक साल तक ये तो नहीं कहा कि मैंने रिलीफ मांगा था, एक साल, मगर आप उन्होंने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त में मिले, आपने मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बात की और आर्मी चीफ ने कहा कि लीगल मामला अदालत में हल होंगे। कोई क्यों कहेगा आपसे ये, और सियासी मामला पार्लियामेंट में हल होंगे? पहली बात। दूसरा इसमें मसला है कि मरियम नवाज एक साल के लिए खामोश थी, नवाज शरीफ भी खामोश थे। अब जो हमारे जराए बता रहे हैं कि आपने ये पॉइंट कम्युनिकेट किया उन्हें जाके कि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रही हैं और मामलात ख़राब हो जाएंगे यहाँ से, और आपने जब ये पॉइंट कम्युनिकेट किया फिर दूसरी मुलाकात हुई जिसमें DGISI भी मौजूद थे, फिर आपकी तरफ से कम्युनिकेट किया गया और बात नहीं बनी। आपको आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जी हम लीगल मामला तो पार्लियामेंट वाली बात, तो फिर नवाज शरीफ ने APC में वो तकरीर की जो कि उन्होंने की। एब्सोल्युटली कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, मेरा ख्याल है कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब मरियम नवाज का जो केस हुआ था नैब का, वो 11 अगस्त का हुआ था और ये मुलाकात अगस्त के एंड में हुई थी। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे भी पता था कि 1 सितंबर को मियां नवाज शरीफ का आउट ऑफ टर्न केस लगा हुआ है। ये जनरल बातें तो मेरा नहीं ख्याल है शाहजेब, आप भी एग्री करेंगे, कोई दो लोग मुलाकात करेंगे तो ये जनरल चीजें डिस्कस होंगी। आप अगस्त के आखिर में मिले तो अगली मुलाकात क्यों अचानक तय हुई 7-8 दिन के अंदर अंदर, जिसमें DGISI को भी बैठे? क्यों तय हुई 7-8 दिन के अंदर अंदर? या तो अब इतना लंबे अरसे से नहीं मिल रहे थे, दूसरी मुलाकात क्यों तय हुई? एक तो ये इसमें कोई, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है कि दो मुलाकातें क्यों हुई। एक होती तो एक सो आई एंड यू आर ऑन एग्रीमेंट कि एक मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, दूसरी का ज्यादा इशू है। नहीं, इट वाज सिंपली अ दोनों का सवाल है, मीटिंग टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अहम है कि आप पहले मिले हैं, फिर आप दोबारा गए हैं, फिर नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है जो बड़ी अग्रेसिव है। अब और क्या आप पहले लाहौर गए हैं और फिर इस्लामाबाद गए? अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पहले आप लाहौर गए, मरियम नवाज से मिले, फिर आप इस्लामाबाद गए, आर्मी चीफ से मिले, फिर एक हफ्ते बाद आप दोबारा मिले। एक तो देखिए, मरियम नवाज के साथ मेरी रेगुलर मुलाकातें होती हैं। शी इज़ फ्रंट लाइन लीडर ऑफ द पार्टी एंड आज भी सुबह को जब मरियम नवाज़ वहाँ कोर्ट में आई थी, मैं वहाँ मौजूद था। मरियम नवाज़ के जितने कोर्ट अपीयरेंसेस आप उठा के देख लें, 99% पिछले 2 साल में मैंने अटेंड किए हैं। मैं उनके साथ मुलाकात भी करता हूँ, मीटिंग्स भी करता हूँ और उसको जोड़ना तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही एक अजीब सी बात है कि जी कभी ना कभी आप कहते हैं कि उससे बाद हुई थी या उससे पहले हुई थी। मरियम नवाज डिड नॉट रिक्वेस्ट मी टू मीट द आर्मी चीफ। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ डिड नॉट रिक्वेस्ट मी टू मीट आर्मी चीफ। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। मगर क्या इन दो मुलाकातों से पहले आप लाहौर गए? इन दोनों में से कहा कि कोरोना आ गया, मगर क्या इन दोनों में से किसी एक मुलाकात से पहले आप लाहौर गए फिर इस्लामाबाद गए, मरियम नवाज से मिले थे? अच्छा, एक तो ये भी कोइंसिडेंस है, 90% ऑफ द टाइम मैं जब लाहौर जाता हूँ या इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं, या अगर इस्लामाबाद जाता हूँ तो फिर लाहौर जाता हूँ, या लाहौर जाता हूँ फिर इस्लामाबाद जाता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल है इसका कोई कनेक्शन है। मतलब ये तो कनेक्शन इसलिए है कि क्या फिर आपने मुलाकात में जाके ये कहा कि मरियम नवाज ने ये पैगाम दिया है कि मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं अपने वालिद का दिफा कर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं था। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मरियम नवाज ने ये कहा है। मैंने ये सिर्फ कहा था कि मरियम नवाज जो है, कोई भी बेटी होगी वो अपने बाप के साथ खड़ी होगी। ये मैंने नहीं कहा कि ये मरियम नवाज ने आपके लिए कहा है। तो दूसरी बात ये है कि मैंने देखे ना, मसला ये है कि जितनी भी फ़ौज के साथ अगर कोई मुलाकात होती है, उसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है शाहजेब, वो ये होता है कि आप कोई रिलीफ मांगने जाते हैं। आई एम अ फर्म बिलीवर, और मेरा ख्याल है शाहजेब, अगर आपने मेरा पॉलिटिकल कैरियर फॉलो किया हो या मैं जितने भी पिछले इतने अरसे से बात करता हूँ, आई स्टिल बिलीव, आज भी मैं कह रहा हूँ, आई बिलीव इन सिविलियन सुप्रीमेसी। आई डोंट बिलीव कि फ़ौज को इन्वॉल्व करना चाहिए या फ़ौज को इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं बल्कि आपको ये भी शायद पता है कि मुझे उन हॉक्स में
काउंट किया जाता है कि जो समझते हैं कि जी मैं सिविलियन सुप्रीमेसी का बहुत नारा लगाता हूँ। मैं तो सिर्फ आइन की बात करता हूँ कि आइन में जो लिखा हुआ है या जो फादर ऑफ द नेशन की जो थिंकिंग थी उसके हिसाब से आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन दिस। मगर जुबैर साहब आपने देखें, अब आप इस बात को नहीं डिनाई कर रहे, आपने कहा 90% ऑफ द टाइम जो इस्लामाबाद जाते हैं तो लाहौर से होते हुए जाते हैं, आप ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप मरीम नवाज से मिले इस मुलाकात से पहले, मगर आप ये कह रहे हैं कि आप उनके कहने पर नहीं मिले, तो मगर आप उनको बता के तो मिले होंगे ना, मरीम नवाज को पता होगा आप आर्मी चीफ से मिलने जा रहे हैं। बाय द वे मुझे बिल्कुल ये याद भी नहीं है कि उस मुलाकात में जो आर्मी चीफ के साथ थी उससे पहले मैं मरीम नवाज से मिला था, उन चंद दिनों पहले। दोनों में से किसी एक से भी नहीं मिले? एक तो बिल्कुल आई डोंट थिंक सो। 2 मुलाकातें हैं दोनों से, 2 मुलाकातें हैं दोनों में से किसी एक का तो याद होगा कि नहीं। तो एक बड़ा सिंपल है ना शाह साहब कि अगर सपोज करें मैं मरियम से मिलता, सपोज करें, तो मैं को मैसेज देता ना। मैंने तो वहां जाके मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट और एंड की स्टेटमेंट बड़ी क्लियर थी कि जी ना मैं रिलीफ लेने आया हूं, ना मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, मैं एक जर्नल असेसमेंट है मेरा एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड, वो मैं करने के लिए आया हूं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, अगर 4 इयर्स अगर आप फ्रेंड टू फ्रेंड अगर आप मिलेंगे कभी तो आपकी मुलाकात होगी। हम खाने खाते रहे हैं साथ। तो DGSI ने किस पॉइंट पे ये कहा आपसे, जिसका मैं उर्दू में तर्जुमा करके बता दूं आवाम को कि आप चाहते क्या हैं, ये ऑलमोस्ट उन्होंने कहा, तो वो किस पॉइंट पे कहा उन्होंने? एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन की वजह से कहा कि ही थॉट, और बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो समझा आपको रिलीफ मांगने के लिए आए। मैंने कहा मैं कोई रिलीफ नहीं मांगने आया। तो वो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो एक जनरल असेसमेंट फ्रेंड टू फ्रेंड मुलाकात कर रहा हूं। अब ये तो यहाँ बड़ा मुश्किल है ना। और आर्मी चीफ ने किस पॉइंट पे कहा कि लीगल मामलात अदालत में हल होंगे, ऐसा क्या पॉइंट आया जब उन्होंने कहा और सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल होंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई इस डिमांड के बाद कहा। उन्होंने जनरली कहा कि कहा होगा, मुझे याद नहीं है, और ज़रूर कहा होगा कि जी लीगल मामलात आप बैटल करें, क्योंकि ये ज़रूर पता था सबको कि फ़र्स्ट को, और जब वो बात हुई कि फ़र्स्ट को ये केस लगा हुआ है तो मैंने बिल्कुल क्लियर किया कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। अब उससे देखे ना ही ISPR चीफ ने ये कहा है कि जी मैं गया और मैंने कोई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरी रिक्वेस्ट पर मुलाकात हुई थी। अब मैं उसको ये कह सकता हूँ कि जी वो तो डेट वाज इन आंसर टू द ओरिजिनल रिक्वेस्ट, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जब भी आएँ और मुलाकात करें। और दूसरी बात है, मेरी उनके साथ कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं हुई भी ना, मतलब, और जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट करना था अपनी न्यूट्रलिटी over a period of time as a representative of the party, कि without the आशीर्वाद of the party मैं नहीं जाके मुलाकात करूंगा। और मैं, और by the way मुझे बहुत सी दफ़ा दावतनामे भी आए हैं, मैंने इसलिए डिनाई किया कि वो सोशल, मगर जुबैर साहब उनके बेटे की शादी थी, मैं इसलिए नहीं किया। आप नहीं गए बेटे की शादी में? नहीं, मैं नहीं किया था। आप उनके बेटे की शादी में नहीं जाते, फिर अगस्त के आखिर में मिलते हैं, फिर सितंबर के शुरू में मिलते हैं, 1 हफ्ते के अंदर। तो पहली मुलाकात में क्या अनफिनिश्ड एजेंडा था कि आपको दूसरी दफ़ा मिलना पड़ा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ किस नोट पे ख़त्म हुई थी, या उसी में तय हो गया था पहली मुलाकात में कि 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलते हैं, मैं DGSI को भी बुला लेता हूँ? ये पहली मुलाकात में ही हुआ? शाहज़ेब, मेरा ख्याल है आप बिल्कुल अननेसेसरी डिटेल्स में जा रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उसमें तय हो गया था। नहीं, बिल्कुल क्लियरली मैं बता दूँ, फर्स्ट मुलाकात में ये बिल्कुल तय नहीं हुआ था कि DGSI होंगे। ये तय हुआ था कि दूसरी मुलाकात होगी? इट वाज अ कंटिन्यूएशन ना। किस चीज़ की कंटिन्यूएशन थी? मतलब आप मिले तो क्या आप कोई पैगाम लेके गए, फिर एक और पैगाम लेके आए, इसलिए 1 हफ्ते बाद मुलाकात हुई, जिसमें किस चीज़ की कंटिन्यूएशन थी? कोई भी अब DGISPR ये कहते ना फिर कि जी वो पैगाम लेके आए थे, उन्होंने तो नहीं ये कहा। उन्होंने कहा मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हवाले से डिस्कशन हुई थी। आई डोंट डिनाई दैट। मेरा ख्याल है अगर कोई डिनाई करेगा तो वो कहेगा यार आप इतने घंटे बैठे थे, आप नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहे थे। DGSPR ने नहीं कहा, मगर रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नवाज शरीफ की ये। आपने पहली मुलाकात के बाद मरियम नवाज को, नवाज शरीफ साहब को बताया कि आप मिलकर आए? नहीं, मैंने नहीं बताया था। और दूसरी मुलाकात पहली मुलाकात में तय नहीं हुई थी, मगर आपने पहली मुलाकात के बाद नवाज शरीफ को नहीं बताया था, और दूसरी मुलाकात फिर आप करने गए, उसमें DGSI थे, और फिर वो मुलाकात हो गई, उसके बाद भी नहीं बताया दोनों को?
इसलिए नहीं बताया था कि उसमें कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल कोई एस्पेक्ट था ही नहीं कि मैं कहता कि जी वो ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा, वो ये कह रहे हैं। मेरी मियाँ नवाज शरीफ से साल से ज़्यादा हो गया, मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो यानी कि आज मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब को DGISPR के बीपर से पता चला है कि आप 2 दफ़ा आर्मी चीफ से मिल चुके हैं? शायद बिकॉज पर्सनल मुलाकात थी मेरी, बिल्कुल सोशल मुलाकात थी, इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, ना पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक है। अगर इफ़ ही हैपन्स टू बी द आर्मी चीफ, और मैंने 4 साल वेट किया, 3-3.5 साल वेट किया, जब ज़्यादा रेलेवेंट मोमेंट्स थे मैंने उस वक्त मुलाकात नहीं की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ। जी, हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। इस मुलाकात के हवाले से प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वो एक और मुलाकात का दावा कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे और कितनी मुलाकातें हैं जो उन्होंने बतानी है। एक ब्रेक के बाद नून लीग की क़यादत की 2 मुलाकातों का शेख रशीद ने दावा कर दिया, 2 मुलाकातों का DGISPR ने दावा कर दिया। आखिर ये कितनी मुलाकातें हुई हैं, क्या मामला हुए हैं? शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब सारी मुलाकातों का अभी बता दें, 2 आपने बता दी, 2 DGISPR ने बता दी, कितनी हुई हैं? अभी मैंने 2-3 जगह जाना है, कल फैसलाबाद जाना है, फिर लाहौर कराची जाना है, तो हर जगह मैं बताता रहूँगा, घबराएं नहीं आप, मैं अब इनको छोड़ता नहीं हूँ। तो शेख साहब ये अपोजिशन क़यादत से DGISI और आर्मी चीफ कितनी दफ़ा मिलते रहे, किस वजह से मिलते रहे? देखें, अपोजिशन से राब्ता रखना उनका काम है। अपोजिशन से आज का नहीं है, हुमायूं अख्तर के वालिद जब होते थे वो लाल हवेली आया करते थे एज ए DGISI। देखें इनका क्या काम है, इनका काम है कि मुल्क को तमाम हादसात से बचाना। ये फौज का काम नहीं था तो किसका काम था? कि देखें बादशाह डैम फौज ने बनाया, नीलम जेलम फौज ने बनवाया, टिड्डी दिल फौज ने बचाने में तावन किया, कोरोना को फौज ने बचाने में तावन किया, और ये फाटा को शामिल करना फौज ने तावन किया, फेंसिंग फौज कर रही है। और यही नहीं बल्कि जो नाले साफ करना फौज पसंद नहीं करती, लेकिन इस मिट्टी की मोहब्बत और सलामती के लिए पाक फौज ने नालों को साफ करने का भी फैसला किया। जबकि कई जवान मुझे कहते हैं शेख रशीद हमारी ये ड्यूटी नहीं थी, लेकिन फौज का फैसला है तो हम इस पर पाबंद हैं। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? मरियम कहती है कि नवाज शरीफ का कोई आदमी नहीं उससे मिला आर्मी चीफ से, और कहती हैं कि नून से चीन नहीं निकलेगी। ये इससे बड़ी क्या बात है जब उनका चचा मिलता है, आसफ मिलता है और एहसन मिलता है, और कहता है कोई नवाज शरीफ को पता नहीं था। नवाज शरीफ को पहली मुलाकात का भी नहीं पता था। मैंने और शहबाज शरीफ ने एक ही टेबल पे बैठकर खाना खाया। ये पहली मुलाकात की बात करता हूँ। मतलब आपने कहा अपोजिशन से मिलना तो फौज का काम है, फिर अपोजिशन पे क्यों सवाल उठ रहा है? जब वज़ीर आज़म अपोजिशन से मिलते नहीं है, कौमी सलामती की मीटिंग में खुद आते नहीं है, तो अगर पावर सेंटर आप खुद ही कह रहे हैं फौज है, सारे काम ही फौज करती है, वज़ीर आज़म ने आना भी नहीं है, तो फिर अपोजिशन पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? मैंने शाहजेब नहीं कहा कि ये बुरी बात है। मैंने आपको इतनी बड़ी बात की, अब मैं सब पर्दादारों के नाम तो नहीं निकाल सकता ना। बास का एक ही दिन मीटिंग का तय होता है, आगे ए मिल रहा है, पीछे बी मिल रहा है, सी में आधा घंटा पार्टी का फर्क पड़ गया, सो सी को उधर वेटिंग रूम में बिठाया हुआ है। लेकिन सी को पता है ए और बी कौन है, और सी के बाद डी है तो डी को भी पता है कि ए बी सी कौन है। ऐसे ही सारे लोगों ने एक उदम मचा रखा है। कौन आदमी है जिसका मुझे बताएं? क्या नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक की गोद में आंखें नहीं खोली? ये सब लोग राब्तों में हैं। मैंने अभी चैलेंज किया कि फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक, बिलावल सबसे छोटा है, फजलुर रहमान बुजुर्ग हैं, मेरे नज़दीक मेरे पीर भाई हैं, ये आएँ और ये कहें हम राब्तों में नहीं हैं, हमारी मुलाकातें नहीं हैं, आप मुझे भी बुलाएं, जो आप सज़ा कहेंगे मुझे कबूल होगा। वैसा अपोजिशन के रहनुमाओं से भी आर्मी चीफ मिल रहे हैं, सारे काम भी आप बता रहे हैं कि फौज कर रही है, कौमी सलामती की मीटिंग में भी वज़ीर आज़म नहीं आते हैं, तो वज़ीर आज़म हुकूमत में क्या कर रहे हैं? देखो वज़ीर आज़म भी उसके तावन से ही कर रहे हैं ना। ये एक अच्छी बात नहीं है। फ़ौज में और इमरान खान का एक अच्छा तावन है जो लोगों को बुरा लगता है। ये डॉन लीग का वज़ीर आज़म तो नहीं है ना। ये मरियम साहबा आज क्यों कह रही हैं कि फ़ौज को GHQ में मुलाकात ही नहीं हुई बाबा? नहीं सर, मगर बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म का काम है ना। उस मुलाकात में भी शरी रहमान साहिबा ने पहला सवाल ये उठाया कि जी वज़ीर आज़म क्यों नहीं चेयर कर रहे हैं। उससे पहले कश्मीर के मामले पर भी उन्होंने मीटिंग की, तो वज़ीर आज़म का बुनियादी तौर पर काम है। देखें वज़ीर आज़म, इतनी खुली बातें होती हैं, वज़ीर आज़म के सामने लोग खुल के बातें नहीं कर सके। जितनी खुली बातें चीफ और DGISI के दरमियान जब मेंबर पार्लिमानी लीडर होते हैं वो खुल के बातें करते हैं, खुल के अपना मुद्दा बयान करते हैं, और वहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर बैठा हो तो शायद उसमें कोई नया इशू खड़ा हो जाए। ये कितना अच्छा है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कि वज़ीर आज़म के आगे कौमी सलामती के इजलास नहीं होते और कौमी सलामती के मामलात पर खुलकर अपोजिशन वज़ीर आज़म से नहीं बात कर सकती, आर्मी चीफ और DGISI ऐसे कर सकती है। ये V4 टैंक जो कल जेलम में सामने ले आए हैं चीन के, उससे भी छोटा मसला है।
कोई मसला नहीं है। क्या मसला है गिलगित बल्तिस्तान? अगर इस सी पैक ने बनना है, अमेरिकन मुखालफ हैं, इंडियन पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, और हब है गिलगित बल्तिस्तान, उसके बगैर ये सी पैक मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर उससे जो उसका मरकज़ शकल है, जो उसका मेन टावर है, उसके सिलसिले में बात होती है, तो फिर खुल के 3.5 घंटे कोई और बातें तो नहीं होती रही ना, सियासत पे ही बातें होती रही। मैंने कोई सियासी बात नहीं की है। मगर शेख साहब, आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर ने उनकी सियासत ख़त्म कर दी, नून लीग की, मरीम नवाज सियासत ख़त्म कर देती हैं। वज़ीर दाखिला ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नवाज शरीफ को 3-4 लोगों ने मरवा दिया वरना वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाते। तो क्या ये पैगाम दे रहे हैं आप लोग भी कि जी पावर सेंटर फौज ही है और अगर इलेक्शन जीतना है तो फौज से बना के रखनी है? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का पावर सेंटर पाक फौज है, जो पाकिस्तान को जमहूरियत समेत आगे लेकर चलना चाहती है। और अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो सारे लोग सुन लें, शाहजेब के प्रोग्राम में टांगों के नीचे से हाथ डाल के दोनों कानों को हाथ लगाएंगे। ये सीधे सीधे कान नहीं पकड़ेंगे, ये कानों टांगों के नीचे से हाथ, जैसे मुर्गा बनते हैं ऐसे मुर्गा बन जाएंगे अगर जमहूरियत को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जी साहब, फाइनली बता दें कौन कौन मिला है? हमारे प्रोग्राम में ही बताते हैं, आप भी आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं कौन कौन मिला है। देखें, अभी तो बहुत थोड़े नाम हैं। मैंने आज फ़ोन किया है ISPR को कि मुझे नाम डिस्क्लोज करने पड़ रहे हैं क्योंकि चैनल मुझे जीने नहीं दे रहे। मैंने आज ISPR को फ़ोन किया है कि मैं, अगर इन्होंने मुझे इस तरह हर चैनल में आके इन्होंने ऐसी बातें की तो मैं बीच चौराहे के हंडिया फोड़ दूंगा। मैं किसी से नहीं, ये डरते होंगे, इनके मसले होंगे, मैं किसी से नहीं डरता। सिर्फ ये है, मैं पाक फौज को एक अजीम अदारा समझता हूँ, ISI को पाकिस्तान का, दुनिया का अजीम अदारा समझता हूँ, और मैं समझता हूँ जो इनके खिलाफ लड़ता है वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है। तो आपने इतनी सारी बातें की, तो ISPR ने आपको क्या जवाब दिया? अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने 2 फ़ोन कर बैठा हूँ। मैं फैसलाबाद में भी कर दूंगा, कराची में भी कर दूंगा, लाहौर में भी कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। करें और मुलाकातों का और शख्सियात के नाम भी सामने लेकर आऊँगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पर बात करेंगे। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अपने खिलाफ 3 ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी पर 28 सितंबर को फर्द जुर्म आयद हो सकती है। इस्लामाबाद की इंसाफ अदालत ने आज साबिक सदर की पाक लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई स्कीम केस में ज़िमनी रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि रेफरेंसेस पर ट्रायल जारी रखा जाएगा और साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान को 28 सितंबर यानी पीर के रोज तलब कर लिया गया है और इम्कान है कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अहम बात यह है कि इन तीनों रेफरेंसेस का ताल्लुक जाली अकाउंट्स केस से है, जिसमें गुज़िश्ता 5 बरस से तहकीकात हो रही हैं। पहले FIA ने तहकीकात की, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनी, फिर उस JIT ने 16 रेफरेंसेस दायर करने की सिफारिश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला NAB के पास भेज दिया और अब NAB एक एक करके रेफरेंस दायर कर रहा है। जाली अकाउंट्स केस की JIT ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए 32 जाली अकाउंट्स खोले गए, जिनके जरिए 42 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। 32 जाली अकाउंट्स को चलाने के लिए ओमनी ग्रुप ने 11 जाली कंपनियां तश्कील दी, जिनका ना कोई असासा था और ना ही कोई बिजनेस था और ये कंपनियां कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं थी। इन 11 जाली कंपनियों का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग करना था। JIT ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इन 32 जाली अकाउंट्स को ओमनी ग्रुप के मुलाजिम चलाते थे और इन अकाउंट से बिलवास्ता तौर पर जरदारी ग्रुप, सरकारी इदारे और सिंध हुकूमत के ठेकेदार ट्रांजैक्शंस करते थे। सरकारी ठेकों से हासिल होने वाली रिश्वत और किकबैक्स की रकम इन अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती और फिर मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल करके मनी लॉन्डर की जाती। गुज़िश्ता साल जनवरी में अदालत ने NAB को 2 माह दिए थे, अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, मगर तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई हैं। NAB ने 9 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक जाली अकाउंट्स के 43 कुल केसेस हैं, जिनमें से अब तक 10 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में दायर किए जा चुके हैं, जबकि 12 केसेस इन्वेस्टिगेशन के मरहले में हैं और 21 केसेस इनमें इंक्वायरी जारी है। NAB के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 4 केसेस में मुल्जिम नामजद हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक केस है जो तोशाखाना केस है, जिसमें यूसुफ गिलानी भी मुल्जिम नामजद हैं। इसी तरह NAB के मुताबिक एक केस फरियाद तालपुर के खिलाफ है। NAB के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाद तालपुर, ओमनी ग्रुप, बिलाल शेख, हुसैन लवाई समेत 52 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि प्ली बार्गेन और इराजी की मद में अब तक NAB ने 23 अरब से जायद की रकम वसूल की है, जबकि 64 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जिनमें से 12 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। अब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 3 रेफरेंसेस में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगली समाअत 28 सितंबर को होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक मज़बूत खबर आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। बैरूनी खसारे के हवाले से अगस्त का महीना एक और करंट अकाउंट सरप्लस का महीना रहा। गुज़िश्ता बरस अगस्त के महीने में $601 मिलियन का खसारा रिकॉर्ड किया गया, मगर रवा बरस अगस्त में $297 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले पिछले महीने जुलाई में $508 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया था।
करंट अकाउंट सरप्लस में कमी की बुनियादी वजह दरामदाद में 19% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि रेमिटेंसेज में 24% का इजाफा हुआ। एक खदशे का इजहार किया जा रहा था कि रेमिटेंसेज में इजाफा आर्जी है। तेल की कीमतों में कमी की और मशरक़ी वस्ता में बेरोजगारी बढ़ने की वजह से रेमिटेंसेज में कमी देखी जाएगी। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की हालिया ब्रीफिंग में तज्ज़ियाकारों को बताया गया है कि जब रेमिटेंसेज में गैर मुतवक्के इजाफे पर सर्वे किया गया तो पता चला कि इसकी वजह बेरोजगारी की वजह से लोगों का वापस आना और इकट्ठे पैसे वापस लाना नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोगों ने गुज़िश्ता महीनों में मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल में मुल्क में अपने ख़ानदानों को ज़्यादा पैसे भेजे। ये मस्बत खबर है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि रेमिटेंसेज कितनी रहती हैं। साथ ही अब मगरबी ममालिक में कोरोना की सेकंड वेव के खतरात की वजह से बरामदात पर कितना फ़र्क पड़ता है और अगर पाकिस्तान की मईशत में तरक्की वापस आती है तो दरामदाद में कितना इजाफा होता है। मगर दरामदाद में भी एक अच्छी खबर यह है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें $40 फी बैरल पर आकर मुस्तहकम हो गई हैं। इजाफा नहीं देखा जा रहा है और तवक्को है कि तेल की कीमतें वापस बुलंद सतह पर मुस्तकबिल करीब में नहीं जाएंगी। इरा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।